व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा है ना। किरचॉफ्स लॉ के ऊपर एक व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे। 1843 में व्हीटस्टोन ने एक ब्रिज, एक अरेंजमेंट के बारे में बताया। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस से मिलकर बना एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम। और किससे मिलकर बना है? 4 रेजिस्टेंस से मिलकर बना एक सिस्टम। ये एक सिस्टम है जिसके द्वारा एक ऐसा अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का जिनकी सहायता से हम किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि अगर कोई हमें कंडक्टिंग वायर दे दिया गया और हमसे पूछा गया कि इस कंडक्टिंग वायर का क्या रेजिस्टेंस है, तो उसे हम पता लगा सकते हैं। क्लियर? किसकी सहायता से? व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस से मिलकर बना होता है। उन 4 रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस अननोन होगा और 3 रेजिस्टेंस नोन होगा। यानी अर्थात 3 रेजिस्टेंस का हमें पता होगा कि उनकी वैल्यू कितनी है। 3 रेजिस्टेंस का हमें पता होगा कि उनकी वैल्यू कितनी है और उनकी सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग रेजिस्टेंसेस। क्या समझ में आया आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जो 4 रेजिस्टेंस से मिलकर बना है और इस सिस्टम की सहायता से हम उन 4 में से किसी एक को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं और एक्यूरेटली कर सकते हैं। जल्दी उसका मेजरमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट हम उसे शुद्धतापूर्वक उसे हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग रेजिस्टेंसेस। जैसे 4 रेजिस्टेंस है, मान लिया मैंने 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R, S और मान लेते हैं कि यहाँ S अननोन है। S को हमें कैलकुलेट करना है कि कितना रेजिस्टेंस है, तो S का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ P, Q, R। और P, Q, R क्या है? नॉन। एक ऐसा अरेंजमेंट ये है। क्लियर हुआ आपको? अब देखिएगा ध्यान से, ये 4 रेजिस्टेंस, ये 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R, S। इनमें S क्या है? मान लिया, आप किसी को भी अननोन ले सकते हैं। हमने मान लिया S अननोन। ये पॉइंट A, B, C, D। और अब C और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर जानते हैं आप? गैल्वेनोमीटर करंट का डिफ्लेक्शन, जो इस वायर में जितना करंट होगा उसका मेजरमेंट करेगा, डायरेक्शन बता देगा। ये की है कुंजी। की से यह है कि ऑन ऑफ, अगर की ऑन है लगा दिया इसमें की, तो वायर पूरा हो गया। जैसे ऑफ ऑन का स्विच होता है ना घर में, कॉलेज में हमारा ऑफ ऑन का स्विच है ना, बिल्कुल की आपने लैब में देखी होगी। अगर ऑन कर दिया तो सर्किट पूरा हो गया, करंट फ्लो हो गया, लाइट जल गई, आपका फैन चल गया, है ना। और अगर आपने की बाहर निकाल ली, इसका मतलब क्या है? सर्किट ब्रेक हो गया। अगर वायर ही टच हो गया एक दूसरे, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो मेरे इस हाथ से इस हाथ में करंट फ्लो, देखो यहाँ देखो आप, अगर मैंने ऑन करना है तो ये वायर जोड़ दिया, हटा दिया तो वायर ऑफ हो। ये तो होता है सिस्टम। ये की है, ये गैल्वेनोमीटर है। एक सेल लगा होता है, क्या है? और एक की। ये की, इसे की कह दिया, केबल
सपोज करो K2 इज 7। इसकी का यूज क्या होगा? अगर हमने वही बात है, अगर ऑन कर दिया तो करंट फ्लो होगा, लगातार करंट फ्लो ना हो तो क्या करेंगे, की अगर निकाल देंगे तो सर्किट ब्रेक हो गया और करंट फ्लो नहीं। ठीक, पूरा अरेंजमेंट समझ में आया? दो प्रकार के व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे। ये अरेंजमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक बैलेंस, एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस और अनबैलेंस में क्या डिफरेंस होगा? सीरियल से रख देते हैं। बैलेंस और अनबैलेंस में क्या होगा? ये हो सकता है पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल अगर इक्वल है, ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल है, जितना पोटेंशियल बी पर है उतना ही पोटेंशियल डी पर है, तब इसे बोला जाएगा बैलेंस, कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन। और अगर बी का पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज नॉट इक्वल टू द पोटेंशियल एट डी, देन वी से व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल इक्वल है तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं। क्या बताया था कि करंट फ्लो तभी हो सकता है, करंट फ्लो होने की दो ही बातें हैं। एक तो करंट फ्लो तब हो सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल इक्वल है तो बहुत अच्छे से बताया गया था, कहानी याद आई ना, पानी का टैंक का एग्जाम्पल देकर हमने बताया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो करंट वो फ्लो होगा। और एक क्लोज सर्किट है, क्लोज मींस आपने सर्किट कहीं टूटा पड़ा है, बताओ अगर वायर कहीं टूट गया रास्ते में तो क्या आपका बल्ब फिलामेंट ऑन हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, पंखा चलेगा? आप सबसे पहले कहेंगे अच्छा कहीं तार कट गया, अब तार ऐड देंगे अपना वायर चल, ऐसे तो होता है ना। तो एक तो ये क्या हो, सर्किट क्लोज हो, और दूसरा क्या हो, दोनों जगह का पोटेंशियल जीरो बराबर ना हो, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इस बीडी में करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट टी, वी बी इज इक्वल टू, और अनबैलेंस में वी बी नॉट इक्वल टू वी, तब करंट फ्लो हो। बात समझ में आई? यानी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वो है जिसमें बीडी पे करंट फ्लो ना हो, डिफ्लेक्शन जीरो हो। नहीं, अगर सपोज करो इधर को करंट आईजी अगर फ्लो उसमें हो रही है तो आईजी पे वैल्यू क्या हो, जीरो। और अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो। बात समझ में आ गई या नहीं आएगी? क्लियर हो गई बात? समझ में आया आपको? अब हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हैं। सेल से करंट फ्लो हुआ आई करंट फ्लो हुआ, ये करंट पॉइंट ए पर जाकर क्या हुआ, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, I1 I2, I1 और क्या बताया गया था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बताया था हमने, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। हमने ये बताया था किसी भी जंक्शन पर इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट है, उस सर्किट में कोई जंक्शन है, उस जंक्शन पर जितना करंट उसकी तरफ आने वाला होगा उतना ही करंट जाने वाला होगा। मतलब ये है कि जो I है, ये I की वैल्यू यहाँ क्या होगी, I1 प्लस I, इन दोनों के इक्वल होगी, क्योंकि I करंट आने वाला है और जाने वाले दो करंट है, तो ये अकेला ही इन दोनों के बराबर होता है। और हमने ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लिया है। बैलेंस का मतलब है कि इधर करंट जीरो है, तो जो करंट यहाँ I1 आ रहा है यहाँ जाकर बटना का दो जगह, पर इधर पे तो गया ही नहीं करंट, तो सभी करंट कहाँ चला गया, आगे, है ना। करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस Q इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू करंट P और रेजिस्टेंस P, क्योंकि इधर पर तो करंट गया ही नहीं। अगर ये बैलेंस ना होता तब क्या होता, कुछ करंट इधर को जाता और इन दोनों का डिफरेंस आगे जाता, ऐसे तो होगा। यही सेम यहाँ हुआ I2 और I2।
बोलो बात समझ में आई आपको या नहीं आई? क्लियर हो गई ना? अच्छे से समझ में आ रहा आपको? अब हम दो लूप की बात करते हैं, एक ये क्लोज लूप और एक ये क्लोज लूप। बताया था, और कल हमने बताया था पीरियड में क्या कि एक करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं करंट की ये डायरेक्शन है इस लूप, और इसमें भी यही डायरेक्शन मान लेते हैं। और क्या बताया था, अगर करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव ले लो, और करंट के अपोजिट रेजिस्टेंस आ रहा है तो करंट की। मैं इस लूप की बात करता हूं, कुछ बच्चे कल नहीं थे, वो ज्यादा ध्यान से देखेंगे, हम दोबारा बता भी देंगे। कुछ बच्चे कल एब्सेंट थे, शोएब आप भी नहीं थे कल। ठीक, ये लूप है, ये लूप लेते हैं ए बी डी ए। आज ध्यान से देखेंगे आप, और जो कल नहीं थे वो ज्यादा ध्यान से देखेंगे। लूप ए बी डी ए ये है, बताइएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सिग्मा वी इक्वल टू सी। इधर से चलते हैं, I1 करंट किसमें फ्लो हो रहा है? P में, और यही मैंने डायरेक्शन मान ली करंट की, तो I1 इंटू P पॉजिटिव लेंगे। इधर को गए, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और ना ही करंट है, जीरो है। इधर गए पर करंट उल्टा आ रहा है, हम जाके रख रहे हैं, लूप तो पूरा करेंगे ना, चक्कर तो पूरा करेंगे ना अपना। यहां से इधर से आए, इधर को गए, तो ये क्या आएगा? ये माइनस है और ये प्लस है। बोलो क्या हुआ? I1 P माइनस I2 R इज इक्वल टू सी। माइनस क्यों लिया? समझ में आया? क्यों लिया? क्योंकि ये तो करंट जो हमने मानी है मनी मन, ये डायरेक्शन तो वही है, परंतु ये डायरेक्शन उल्टी है। तो हमने क्या माना? इधर को I2 है तो इधर को क्या होगा? माइनस I2। तो हमने इसी डायरेक्शन में ले लिया उसे। I1 P इज इक्वल टू I2 R, इक्वेशन। क्लियर? अब दूसरा लूप लेते हैं, ये बी सी डी बी, बी सी डी बी। बोलो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। बताइए, ये करंट की डायरेक्शन मानी हमने, ये I1 किसमें फ्लो हो रहा है? Q में, और यहाँ उल्टा है, तो क्या कहेंगे हम? बोलो I1 इंटू Q माइनस, माइनस क्यों लगाया? पता चला क्यों लगाया? अगर ऐसा होता, इधर से I1 आ रहा है और इधर को चला जाता है I2 भी, तो दोनों पॉजिटिव थे। समझ में आ गया आपको? I1 Q इक्वल टू I2 इक्वेशन। क्लियर? डिवाइडिंग 1 by 2। बोलिए, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1 क्या है? ये है। बोलो क्या आएगा? I1 क्या है? Q। I1 Q बराबर इक्वल I2 R, I2 P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन। ये एक फॉर्मूला आ गया आपका विल्सन ब्रिज का। और हमने बताया था कि अगर 3 की वैल्यू हमें पता है तो हम चौथे को कैलकुलेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं S इज इक्वल टू क्या आएगा? R इंटू Q अपॉन P। बोलो बात समझ में आई या नहीं आया? क्लियर है आपको? तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था, और इस फॉर्मूले की सहायता से अगर हमें 3 रेजिस्टेंस ज्ञात हैं, है ना, अगर 3 रेजिस्टेंस नॉन है तो चौथे को भी हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? इनकी जो एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा भी कोई रेजिस्टेंस चेंज कर दो और यहाँ डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाए थोड़े से परिवर्तन से, तो कहा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिबल, सेंसिटिव बोलते नहीं, सेंसिटिव। मैंने पहले भी कई बार जिक्र आया सेंसिटिविटी होने का भी जिक्र आया था, एक बार पढ़ाया था। ससेप्टिबिलिटी बताया था हमने कि अगर अभी ये धूप हो रही है बाहर और कोई से बच्चे को बहुत हल्के से धूप में चक्कर आ जाएगा, बुखार हो गया, बरसात हुई तो परेशान, ठंड है तो परेशान, तो उस बच्चों का क्या कहा जाता है कि बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ज्यादा सेंसिटिव कब माना जाएगा?
ये जब ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा कि अगर रेजिस्टेंस में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है तो इसे सेंसिटिव कहा जाता है। क्लियर? और व्हीटस्टोन ब्रिज कब अच्छा माना जाएगा या जब अच्छा ज्यादा माना जाता है कब? जब ये जो रेजिस्टेंस है इन सबके ऑर्डर इक्वल। ऑर्डर मीन्स ऑर्डर समझ रहे हो? जैसे किसी का ऑर्डर किसी का रेजिस्टेंस 10⁻² ओम में है, अब किसी के साथ आकर 10⁻7, तो ऑर्डर इक्वल थोड़ी है। एक 10⁻², एक 10⁻7, ऐसा ऑर्डर हो गया ना, अलग अलग हो गए ना, तो ऑर्डर जरा सा इक्वल सेम ऑर्डर के रेजिस्टेंसेज अगर हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छा माना जाए। बात समझ में आई आपको? देखो जी, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में भी लगे हैं, आप उन्हें देखना। एक न्यूमेरिकल पहला बताते हैं आपको। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया और ये कहा गया कि ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना। ठीक, तो हम करेंगे क्या? इन्हें सी कह देते हैं, बी कह देते हैं। देखिए होगा क्या, ये पॉइंट तो बी है, ये ए है। इन रेजिस्टेंस का रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट समझ रहे हो? जैसे आप बच्चे बैठे हो तो इतने ज्यादा बच्चे बैठे हैं, अगर हम कहीं भी दोबारा उठ जाओ और किसी क्रम में बैठेंगे तो क्या और कोई क्रम नहीं हो सकता बैठने का? आपका हो सकता है। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं कि ये ए है, ये बी पॉइंट है, ऊपर सी ले लो और नीचे डी ले लो, सोच लेते हैं। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है 1 2 3 5 रेजिस्टेंसेज ये हैं, इन रेजिस्टेंस को रीअरेंज करते हैं। ये रेजिस्टेंस किसके बीच है? ए और सी के बीच। ए और सी के बीच कितना है? मार्क कर दिया कि इसे ले लिया। ये किसके बीच है? डी और डी। ये किसके बीच है? डी और बी के बीच। ये पॉइंट बी है ना, वही तो बी है, डी और बी के बीच। ये किसके बीच है? डी और ए के बीच। और ये किसके बीच है? सी और बी के बीच। ये पॉइंट बी है। मतलब ये फिगर ले लो या ये ले लो, एक ही बात हो गई ना आपको। अब आप देखते हैं, समझ में आ गया आपको? मैंने रेजिस्टेंसेस का क्या कर दिया? रीअरेंजमेंट कर दिया। अभी जब व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा था तो क्या था? अगर इन दो आर्म्स का, इन दो भुजाओं का रेजिस्टेंस का रेशो इनके इक्वल है तो बीच वाले वायर में करंट फ्लो नहीं होगा। याद है? नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? P/Q इज इक्वल टू R/S। और वो किसके लिए था? वो बैलेंस व्हीटस्टोन के लिए था। और बैलेंस व्हीटस्टोन किसे कहा था हमने? जिसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल इक्वल। ठीक, ये P की जगह है मान लीजिए, और ये Q की जगह, ये R की जगह, और ये क्या P/Q की वैल्यू कितनी है? P/Q, P की वैल्यू R/R, और R/S की वैल्यू कितनी है? R/R इक्वल टू 1, यानी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बीच में डायगोनल है ये, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो इन CD कितना होगा? 0। कितना होगा? 0 होने का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू है ही नहीं। भाई रेजिस्टेंस कब लगेगा? रेजिस्टेंस हमें कब लगेगा? जब करंट फ्लो हो रहा होगा उसके मार्ग में। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में परेशानी कब होगी? भाई सबसे पहले तो ये है कि हम सवाल करें। तो अगर हमने कोई क्वेश्चन हम कर ही नहीं रहे, कोई हम पढ़ाई नहीं कर रहे, स्टडी पर हमारा ध्यान ही नहीं है, हमने क्या किया? करना ही नहीं है,
तो रेजिस्टेंस तो होगा ही नहीं। अगले दिन आपसे पूछा जाएगा कल का होमवर्क पूरा हुआ कि जी पूरा हो गया, क्यों कहोगे? रेजिस्टेंस ही नहीं है। रेजिस्टेंस कब लगेगा? रेजिस्टेंस कब लगेगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू कब है? जब करंट फ्लो हो रहा हो। ये रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, इसे हम छोड़ देंगे। यानी अब सर्किट क्या रह गया? आर आर आर। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अब तो कुल मिलाकर सर्किट जरा सा रह गया है। जो इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट था रीअरेंज करके और सिंपल बन गया। किसकी यूज लिया हमने? क्या सिद्धांत था? व्हीटस्टोन से। अब देखिएगा ये दोनों सीरीज में है नहीं है, और ये दोनों आपस में सीरीज में है और फिर आपस में पैरेलल है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? इन दोनों को सीरीज में जोड़ लेते हैं। सीरीज का फॉर्मूला क्या था? क्लियर? भाई सीरीज में तो रेजिस्टेंस सीधे जुड़ जाते हैं, इन दोनों को भी सीरीज में जोड़ देते हैं और फिर इन दोनों को क्या जोड़ते हैं आपस में? पैरेलल में। बताइए रेजिस्टेंस क्या है? आर। यानी इतने बड़ा सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल आर है। आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल हम देखते हैं। किरचॉफ लॉ आपको बताया गया। एक किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों मैंने आपको बताए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने दो तरह के आपको बताए थे, एक तो बैलेंस, एक तो जो बैलेंस हो और एक जो बैलेंस ना हो। बैलेंस होना और ना होने की जो पहचान थी वो क्या थी? अगर इन दोनों रेजिस्टेंस या रेशो, इन दोनों का रेशो इक्वल है तब ये बैलेंस है, और इक्वल नहीं है तो ये बैलेंस नहीं है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाले जो वायर है VD, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, बताया था ना मैंने। पर अगर ये अनबैलेंस है तो बीच में वायर में करंट फ्लो होगा। श्रीकांत आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है ना, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात। क्योंकि ये आपसे क्यों नहीं हुआ घर पर? क्योंकि मैंने अनबैलेंस का क्वेश्चन नहीं कराया है ना, मैंने केवल बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आपको न्यूमेरिकल कराए लास्ट पीरियड में। अब आप देखें, पहले आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ से इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक, आप देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, क्लियर? करंट आई इस पॉइंट पर जाकर करंट I1 एंड I2 मीन्स आई जो था वो क्या था? I1 प्लस I2 था, नहीं I था I1 प्लस I2। अब क्या हुआ? ये बैलेंस है या नहीं है? देखिए P अपॉन Q कितना है? P है 10 ओम, Q है 5 ओम, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। R अपॉन S इज इक्वल टू R upon S is equal to 5 upon 10 is equal to 1 upon 2. P upon Q is not equal to R upon S. देखने में आपको लग रहा होगा पहले कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, 5 ओम को हटा देंगे इजीली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? अब क्या होता है कि यहाँ I1 करंट चला, इस साइड सपोज करो I3 करंट है, क्या है I3, यहाँ पर क्या होगा? I1 माइनस I1 माइनस इस साइड I3, I2 यहां करंट होगा, दोनों ऐड हो गए एक जगह, I2 प्लस I3। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ करंट लॉ कि किसी जंक्शन की ओर आने वाला करंट जंक्शन से दूर जाने वाला करंट इक्वल हो। जब जंक्शन की ओर I3 और I2 करंट आ रहा है तो जाने वाला करंट क्या होगा? I2 प्लस I3 हुआ। अब चूंकि तीन क्वेश्चन यहाँ है, तीन करंट है, I1, I2, I3, तो हमें तीन ही इक्वेशन बनानी है। हमें कितनी इक्वेशन बनानी है? ये करंट क्यों डिवाइड हुआ या I3 क्यों आया? ये I3 करंट इस वजह से आया क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। ये क्या नहीं है?
ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता तो क्या होता? करंट। मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने बताया था कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दो तरह के ब्रिज है, जिनमें दोनों जगह पोटेंशियल बराबर होगा। अगर पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट डी इक्वल होंगे तो क्या होगा? बीच वाले में करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर पोटेंशियल इक्वल नहीं होंगे तो श्रीकांत बाकी क्वेश्चन हो गए बेटा आपसे? बाकी क्वेश्चन हो गए आपसे? और हाँ, ये मतलब अनबैलेंस वाले नहीं हुए। ठीक, समझ। अब ये बैलेंस नहीं है। अब देखें क्या करेंगे हम। मैंने क्या बताया था कि ये 3 लूप में होगा क्वेश्चन। इस लूप में क्या करें? मन ही मन हम अपना करंट की डायरेक्शन मान लें। क्या मान लें हम? कि भाई इस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है। और वो डायरेक्शन कौन बताएगा? हमारा मन अपने आप। अगर हम कहते हैं कि क्लॉक वाइज लेते हैं तो क्लॉक वाइज जितने करंट होंगे वो सब पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाले नेगेटिव। और अगर हम एंटी क्लॉक को पॉजिटिव मानते हैं तो एंटी क्लॉक वाले पॉजिटिव और बाकी सब बेटा मैंने ये केवल ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली मन में अपने। ठीक है ना? अब देखिए कौन सा लूप है? ए बी डी ए। क्या लिखूं? केवीएल। केवीएल मीन्स वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ। क्या था वोल्टेज लॉ? सिग्मा सिग्मा V इक्वल टू 0। अब बोलो यहां से हम चलते हैं इधर को, तो ये तो हम करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं जो हमने पॉजिटिव मानी, तो ये क्या होगा? क्या होगा? 10 इंटू आई। बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात तो ये कि आप बोलने लगे। 10 इंटू आई। फिर ये प्लस होगा माइनस होगा? तो इधर को जा रहे हैं प्लस, ये प्लस 5 इंटू I3। और इधर को ये उल्टा होगा, ये उल्टा है ना, क्योंकि हमने तो इसे डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ये डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है ही नहीं, ये तो उल्टी आ रही है। तो क्या करेंगे? -5 इंटू I2 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर देते हैं, हल्की हो जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन बोलो बन गया? इक्वेशन बन या नहीं? अब इस लूप को लेते हैं, क्या लूप बी सी डी। क्या लिखेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या लिखेंगे? सिग्मा V इक्वल टू 0। अब एक डायरेक्शन अपनी मर्जी से मान लो। बताओ क्या मानूं? अगर मैं क्लॉक वाइज मानता हूं, अगर मैं क्लॉक वाइज मानता हूं तो क्या होगा? ये तो पॉजिटिव होगी क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। और अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज मान लेता हूं तो क्या होगा? ये दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, और ये क्या होगा? मर्जी आपकी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस से गुणा होनी है और कुछ नहीं। क्लियर है? बोलो क्या मानू श्रीकांत? हाँ, एंटी क्लॉक वाइज मानो। समझ, ये मान लेते हैं। चलो अब आप ही इक्वेशन बताओ, आ जाओ आप ही बताओ इक्वेशन क्या होगी सर? बी से ले, बी से। हाँ, बी से शुरू करना है। 5i3 10 प्लस 10i2 प्लस i3 10i2 प्लस i3 सर -5 सर i1 माइनस i3 i3 0। शाबाश, बहुत अच्छा बताया ना बच्चे ने कि उसने क्या किया कि जो एंटी क्लॉक वाइज थे दोनों वो तो पॉजिटिव ले लिए और जो उसका अपोजिट था वो नेगेटिव से गुणा किया। सेल इसमें कोई है नहीं, सेल होता तो क्या होता? नहीं, मैंने क्या बताया था? जो रास्ते में आ जाए, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो पॉजिटिव बताया था ना, और जो नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए, अगर मैं यहाँ पर एक सेल लगा दूं अभी तो कुछ प्रॉब्लम की बात थोड़ी है। 5i3 प्लस 10i2 प्लस 10i3 माइनस 5i1 प्लस 5i3 इक्वल टू 0। बोलिए क्या हुआ? 5 10 क्या हुआ? 20i3 प्लस 10i2 माइनस 5i1 इक्वल टू। क्लियर? 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4i3 2i2 माइनस i1 इक्वल टू 0। इक्वेशन
पर इक्वेशन कितनी चाहिए? तीन इक्वेशन क्यों चाहिए? तीन ही रूट्स हैं भाई, I1, I2, I3। देखिए तीसरी हम ये ले लेते हैं, क्लियर, और हम क्लॉकवाइज ही लेते हैं। ये लूप क्यों लिया? देखो A, B, C, E बोल देते हैं इसे, E, A, KVL सिग्मा डेल्टा P इक्वल टू 0। दो लोग लेंगे, बताओ क्या करेंगे, बताइएगा। कौन बच्चा बताएगा दूसरी इक्वेशन? आप बताओगे? आ जाओ। हाँ बताओ, क्या नाम आपका? आकाश। आकाश। बताओ कैसे करेंगे? हाँ हाँ बताओ। 5 इंटू उंगली रखकर बताओ। 5 into I2 5 इंटू I2 plus प्लस 10 इंटू I2 plus I3 I2 प्लस I3 minus -10। तो कितना अच्छे बच्चे ने बात बताई। -10 क्यों? क्योंकि इसका जो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, माइनस टर्मिनल आ गया, पहले आया ना माइनस। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या लिखते हैं हम? +10। अब चूंकि माइनस आ गया तो क्या हुआ? माइनस। फिर plus प्लस 10 इंटू I1 plus I2 I1 प्लस इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ गया सबको? क्या इक्वेशन आई फिर? 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3 माइनस 10 प्लस 10I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10 उतर ले। अब बताइए क्या होगा? 5I2 10 15I2 25I2 25I2 प्लस 10I3 प्लस 10I1 प्लस, उल्टा सीधा तो नहीं हो गया कहीं कुछ? कैलकुलेशन ठीक है ना? बोलिए 5 से डिवाइड कीजिए। 5I2 2I3 2I1। बोलो क्लियर हुआ आपको? इक्वेशन थर्ड आप ये 2 हो जाएगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ 19-20 बात आगे आपको दूर से देख रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पर? ये तीनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं, फिर इनकी चर्चा करेंगे जिन्हें कैसे सॉल्व करें। आपने श्रीकांत बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा मुझसे आज, और आपकी वजह से सभी को क्लियर हो गया। आप तो मुझसे कह रहे थे कि बस थोड़ा सा बता दो। आप सत्येंद्र जी से पूछना, ये किरचॉफ के ऊपर न्यूमेरिकल इतनी इजी नहीं है, और इनसे बच्चा बचता है। तो गलत कह रहा हूं मैं? इनसे बच्चा बचता है। जितने टिपिकल कॉम्प्लेक्स सर्किट आते चले बच्चा बचता है, पर एक ही ट्रिक है बस, कोई दूसरी ट्रिक ही नहीं है। क्या करना है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाना है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लूप्स बताने हैं, और उसमें करंट दिखाना है। बस एक डायरेक्शन मान लेनी है पॉजिटिव, कुछ भी तो नहीं है। बोलो कैसे सॉल्व करें? कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से एक से एक करंट गायब कर दो, कोई सा एक रूट, और इन दोनों में से एक रूट गायब कर दो, कोई सा। भाई सपोज करो क्या है यहाँ पर, क्या करेंगे? ये 2I1 है, ये -I1 है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1 में जोड़ दूं, भाई 1 तो है ही, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? क्या होगा फिर बताइएगा? 2I1 प्लस I3 माइनस I2, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8I3 4I2 माइनस 2I2 ऐड कर देंगे। I3 क्या हुआ? 9I3 प्लस 3I2 इक्वल टू 0। 3I2 इक्वल टू 9I3 और I2 क्लियर हुआ है नहीं? क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? इसी प्रकार यहाँ कर लेंगे, इसमें दोनों में से क्या उड़ा देंगे? यहाँ भी हमने I1 उड़ाया, यहाँ भी I1 उड़ा देंगे। अब क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते आप? I1 I2 I3 आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, और अपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 I3 कैलकुलेट हम करेंगे, तो आप मैथ्स के बच्चे कर लेंगे। ठीक है जी।
थैंक्स। सर यू में 4 50 को